हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह टेक्निकल ब्रेन में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। सो फ्रेंड, हम लोग बिहार दरोगा मेन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों ने सेट 11 से लेकर 20 तक के जो सेट्स है उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 10 है और इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, दो सूचियां दी गई हैं महाजनपदों के और उनकी राजधानी का वर्णन दिया हुआ है। ठीक, तो इसे क्या करना है, हमें मैच कराना है। तो कुरु की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। ए का 4 हो जाएगा। फिर पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो पांचाल की राजधानी हो जाएगी अहिछत्रम। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने दो को अगर मैच किया, ए और बी को, तो ए का आंसर 4 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए, ये दो को ही सॉल्व करते हमारा आंसर मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आगे जो है उसको भी देख लीजिए। कौशल, कौशल का देखिए श्रावस्ती हो जाएगा। ओके, तो श्रावस्ती का साकेत भी नाम है। और वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है वह? तो देखिए, मेहरगढ़। आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। देखिए, ये मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की मां? तो देखिए, कोलिया वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की मां। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए, उनका प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए, जामिल। देखिए, इसमें जामलिस दिया हुआ है लेकिन जामिल होगा। जामिल कौन थे? तो प्रियदर्शनी के पति थे और भगवान महावीर के ये दामाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? मतलब 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध के कौन से धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो देखिए, लहुरा जो देव जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, और बेसिकली ये संत कबीर नगर का एरिया है। यहाँ से जो है वो प्रमाण मिलता है। कहाँ से? तो लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो धर्मपाल ने। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय मतलब पत्थर पे जो आकृतियां बनाई गई है उसकी बात हो रही है। तो देखिए, भीमबेटका से। 8वें का आंसर आपका बी हो जाएगा, भीमबेटका। देखिए, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, और भीमबेटका का महाभारत काल में 5 भाइयों का जो है उसमें एक भीम का नाम भी अंकरण है भीमबेटका की गुफाओं में। और इनका आयु जो है लगभग भीमबेटका गुफाओं की वो लगभग 9000 वर्ष आकी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? अधन्या। तो अधन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो देखिए, यह गाय के लिए किया गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसे न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है और
इसे मारने वाले को मृत्युदंड या देश निकाले की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? तो देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था या फिर करवाया था। अब राजा था वो तो अपने से करेगा नहीं। और ये देखिए इसका निर्माण लगभग 249 बीसी में के लगभग आसपास में कराया गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सभी लोग जानते होंगे कि पतंजलि हैं इसके प्रतिपादक योग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने तो किसके लिए? तो देखिए खड़ी भाषा के लिए जो है अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में? तो देखिए सी जो आंसर हो जाएगा इसका, चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? तो देखिए शेरशाह सूरी ने जो है वो इसकी व्यवस्था प्रारंभ की थी, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन के दौरान हस्ताक्षरित हुई थी? तो किसके दौरान हुई थी? तो देखिए यह जहांगीर के शासन के दौरान हुई थी। तो देखिए यह जो संधि है बेसिकली ये 1615 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, किसने? देखिए ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है। उस समय पे तो कौन हो जाएगा? देखिए 2, 3 और 4, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन लोगों ने अपना देह त्याग किया था लखनऊ में। तो याद रखिएगा इन तीनों का नाम, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? तो कहां पर यह आरंभ हुआ था? तो देखिए यह नागालैंड में आरंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। अब ये कब हुआ था? तो देखिए यह जो सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन जब भी स्टार्ट हुआ था उसी में मणिपुर की जो जनजाति थी उन्होंने इसमें भागीदारी दिखाई थी। और ये जो नागा नेतृत्व, जो नागा जनजाति थी उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें जो नागा की लीडर जो थी गायदेनलियू, ठीक, इन्होंने इसका आरंभ किया था, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो देखिए कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किसने किया था? देखिए तो सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर ए हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो देखिए इसकी स्थापना जो है वो यूएसए में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखन्ना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके नाम पर ही आंदोलन का नाम जो है वो गदर आंदोलन पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। क्या है कि सही क्रम में कौन सा आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन कभी हुआ था? तो ये 1919-20 के समय में हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन को भी जोड़ दिया गया था, तो ये भी 1920 में हुआ था। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कभी हुआ था? तो 1930 में हुआ था। उसी तरीके से जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहले खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? किसमें? तो देखिए, जो कराची अधिवेशन था 1931 ईस्वी का, उसमें गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं परंतु जो गांधीवाद है वह सदैव जीवित रहेगा या फिर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? तो कार्डमम पहाड़ियों पर कौन कौन से राज्यों की सीमा है? तो देखिए, जो केरल और तमिलनाडु की जो जो दोनों राज्य हैं, ठीक, वहां पे कार्डमम की पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, दामोदर जो है वह हुगली नदी की सहायक नदी है। देखिए, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। देखिए, मेन इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो झारखंड में ज्यादा है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, क्षेत्र दिए गए हैं और वहां प्राप्त होने वाले खनिज के बारे में दिया गया है, तो हमें इन्हें मैच कराना है। तो देखिए, पहला है बादाम पहाड़। देखिए, बादाम पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में स्थित है तो बेसिकली यह लौह खनिज के लिए जो है वो उपयुक्त है। तो ए जो है उसका मैच हो जाएगा दो, लौह अयस्क से कोडरमा। देखिए, कोडरमा कहाँ पर स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है और यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का चौथा हो जाएगा, ए का दूसरा और बी का चौथा। नेक्स्ट है मेसाबानी। मेसाबानी किससे संबंधित है? तो देखिए, यह तांबे से संबंधित है, तो सी का पहला हो जाएगा। और डी रवा, यह जो है कृष्णा गोदावरी के अपतटीय क्षेत्र पर पाया जाता है, तो यह बेसिकली जो अगर अपतटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे खनिज और पेट्रोलियम का ही होगा। तो देखिए, डी का आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 25 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, अगर आपको मैच कराने में दिक्कत होती है आवाज़ सुन के, तो आप वीडियो को पॉज करके मैच करा सकते हैं और अपना सही असेसमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, जो चंबल घाटी है वह मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खनिज दिए हुए हैं और उनके पाए जाने वाले खानों के बारे में दिया हुआ है, तो इसका मैच कराना है हमें। तो 27 का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, स्वर्ण जो है कहाँ से मिलता है? तो कोलार की खान से है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। फिर कोयला कहाँ से है? तो देखिए, कोयला कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है? तो झरिया, झारखंड के झरिया में, तो बी का 4 हो जाएगा। तो अगर देखिए ये दो आपने मैच करा लिया तो आगे दोनों को मैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका आंसर जो है वो डी निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक। वहीं पे तांबा, तो तांबा जो है खेतड़ी से है,
और लोहा जो है वो कोलार की खान से हो जाएगा। ठीक, सॉरी कुद्रेमुख से हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो कौन सा वह राज्य है? तो वह राज्य है, देखिए, मध्य प्रदेश। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो देखिए यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सिंचाई परियोजना एवं नहर प्रणाली को क्या करना, विस्तृत करना, ताकि उससे जो सिंचाई है वो ज़्यादा हो सके और उपयोग, कृषि की उपयोगिता क्या है वो बढ़ जाए और उससे उत्पादन क्षमता भी जो है कृषि की वो बढ़ जाए। तो देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन में सुधार। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब सभी। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी? तो देखिए काली मिट्टी जो है किसके लिए, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा उसका, कपास की फसल के लिए जो है वो काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। अब थोड़ा सा इसकी और जान जाते हैं हम लोग कि देखिए यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन का पठार। और इस काली मिट्टी में देखिए कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोनेट जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इसकी कमी होती है इसमें। और देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सदाबहार फल वृक्ष मतलब जो हमेशा फल देता है। सेब देखिए ये सीजनल है, बादाम भी सीजनल है। आड़ू क्या है ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। और देखिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, लोकाट। अब लोकाट क्या है इसे मैं एक बार नेट पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो सर्च कर लीजिए, अन्यथा कमेंट बॉक्स में इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2001 के बाद यौन अनुपात में लगातार ह्रास देखा गया, ऐसा तो देखिए नहीं है। 2001 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है। 2001 की जनगणना में न्यूनतम यौन अनुपात दर्ज किया गया, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है। और 1991 2000 के दशक के दौरान यौन अनुपात में सर्वाधिक ह्रास दर्ज किया गया। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए आंसर जो है 33 का बी हो जाएगा आपका। 1901 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया। 33 का बी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे मैच करा लिया होगा। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। जी हाँ, यह सबसे घना मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। तो जी अनुमानतः अगर देखा जाए तो इसे 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। जी हाँ, राजस्थान के बारे में है तो यहाँ से 40 से 60% जो खेती है यहाँ पे खेती किया जाता है।
और चौथा होगा शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 तो सही है और चौथा भी जो ऑप्शन है वो सही होगा, डी। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है, ऐसा है क्या? जी हाँ। नेक्स्ट, नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। जी ये भी सही है। यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहनगर का निर्माण हो रहा है, यह भी सही है। यहाँ के नगर मलिन बस्तियों से भरे हैं और अत्यधिक प्रदूषित हैं। तो देखिए 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 3 और 4। महाराष्ट्र जो है देश का सबसे नगरीकृत जो है वो राज्य नहीं है। 35 का आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है कौन सा है? तो देखिए लेह जो है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इसे देश का सबसे शुष्क स्थान भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, कौन कौन से? तो देखिए 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, गोवा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो देखिए ये जो कांडला है यह पूर्वी तट का नहीं है, यह पश्चिमी तट का है और यह गुजरात में है। ठीक, कांडला बंदरगाह। देखिए इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? तो देखिए टेम्परेचर क्या है उसका बढ़ जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता दर है? किसमें है? देखिए देखिए इसमें केरल ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो देखिए मिजोरम जो है राज्य है उसमें साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है। अगर केरल दिया रहता तो देखिए इसमें केरल ऑप्शन होता सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो देखिए जो कोल डिपॉजिट्स है वो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, कौन से तंत्र में? तो देखिए गोंडवाना तंत्र जो है वो वहाँ पे जो कोल डिपॉजिट्स वो सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। कारण क्या है इसका? कि भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये सही होगा, परंतु आंसर देख लेते हैं इसका। तो 42 का आंसर देखिए हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो की सही व्याख्या नहीं करता ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए विश्रामपुर जो है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अभी विश्रामपुर कहाँ है आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे। ये देखिए यह
छत्तीसगढ़ के सरगुज जिले में स्थित है विश्रामपुर। रिंग ऑफ फायर का संबंध है, किससे संबंध है? देखिए ज्वालामुखी से, हाँ। प्रशांत महासागर से, देखिए हाँ। जंगल की आग से तो नहीं। फोर्थ तो जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। तो देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया डी को और सी को एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा देखिए दूसरा और तीसरा तो सही होगा। ए भूकंप से, देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उस कंडीशन में भूकंप आने की संभावना होती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए डी जो है वो सुमेलित है, बुशमैन। देखिए यह बेसिक बोत्सवाना, बोत्सवाना कहाँ पे है? देखिए कालाहारी मरुस्थल जहाँ पर है, ये अफ्रीका का जो देश है यहाँ पर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ओस्लो जो है नॉर्वे, इसे यह जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है वो केनिया से होकर गुजरती है। 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो एस्ट्रॉइड जो है वो कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच का जो एरिया है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो है क्षुद्र ग्रह, मतलब बड़े टुकड़े जो हैं। अब देखिए हमारे हिसाब से बड़ा है, लेकिन जो सौर श्रृंखला है उसके हिसाब से छोटे छोटे जो है वो पिंड क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए जो है वो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग है? देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, क्या इसका आशय है? इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। और देखिए इसमें तो यह ऑप्शन दिया हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि अभिलेख न्यायालय मतलब इसके दिए गए जो निर्णय हैं वो सभी न्यायालयों में क्या होंगे? मान्य होंगे। और इसको क्या किया जाएगा? सुरक्षित रखा जाएगा। इसके जो फैसले हैं उसे सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? किस अनुच्छेद के तहत?
तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास 111, याद रखिएगा 111, 111 मतलब कितना अच्छा नंबर है। ठीक, वह है कि किसी बिल को पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो अपने पास क्या हो सकता है, उसको रोक सकता है। और जब तक देखिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो हमारे संविधान में वो जो है ऐड नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज से, सिंचाई से, ग्रामीण विद्युतीकरण से, ग्रामीण सड़कें और विपणन से। किससे किससे है? तो देखिए ए और बी हो जाएगा। इसमें उच्च उत्पादन देने वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, और उससे जो फसलें हैं उनको सिंचाई का जो है बेहतर प्रावधान किया जाए, इसके तहत जो है हरित क्रांति चलाई गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ कितने जनपदों में प्रारंभ की गई थी? स्टार्टिंग में मतलब कितने जनपदों में प्रारंभ की गई थी? तो कितने जनपदों में प्राप्त की गई थी? देखिए स्टार्ट, तो 333 जनपदों में यह जो है प्रारंभ में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, कारण इसका है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि दोनों कथन सही है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। 56 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? कौन सी? देखिए हड़ताल एवं तालाबंदी जो है यह लघु उद्योग की समस्या नहीं है। लघु उद्योगों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा हड़ताल पर वगैरह पे नहीं जाते हैं, तालाबंदी पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं। ठीक, तो ये जो है हड़ताल और तालाबंदी जो है बड़े बड़े उद्योगों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ज़्यादातर। नवरत्न का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है नवरत्न का विचार? अब देखिए नवरत्न तेल का विचार नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम, 58 का डी हो जाएगा आंसर, कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे ये संबंधित है। देखिए नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक, गिल्ड एज में विपणु संबंधित है। थोड़ा सा हिंदी जो है और ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंध है गिल्ड एज का। देखिए गिल्ड एज का अर्थ है कि सर्वोत्तम व उत्कृष्ट भारतीय गिल्ड एज बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किसके माध्यम से? तो यह आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। इसमें सरकार जो है प्रतिभूतियों को, मतलब जो उनके पास प्रतिभूतियां होती है उनको क्या करता है? सेल करता है मार्केट में। एक्चुअरीज का शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए यह जो है बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशा है। पूंजी बाजार से आशा है क्या? शेयर बाजार से। 61 का आंसर आपका ए हो जाएगा। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? कौन से राज्य? तो देखिए उत्तर प्रदेश, तो मान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश जो होगा ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश दिया हुआ है देखिए।
तो इस तरीके से 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों जल जाते हैं भाई? क्यों? वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। देखिए वोल्टेज कम है और मोटर को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा खींचते हैं, ठीक, और उस पर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, लोड आता है, जिससे क्या होता है, वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो देखिए जल्दी सूखने के लिए क्या होगा कि आर्द्रता तो कम होनी चाहिए और ताप थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आर्द्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखिए जो डी ऑप्शन है इसमें आर्द्रता क्या है, 20% है, और जो ताप है वो क्या है, 60% है। तो अगर ऊपर के सारे से अगर आप मैच कर लेते हैं, देखिए सी से अगर करेंगे तो 20% आर्द्रता है, 20% ही तापक्रम है, तो इस कंडीशन में जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे। तो 20% आर्द्रता और 7% जो तापक्रम है, मतलब टेम्परेचर, इस कंडीशन में जो है गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। देखिए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया है, मुंबई में का, यहाँ पे कपड़े सूखने में एक एक सप्ताह लगते हैं। अगर आपने जींस का पैंट धुल के टांग दिया तो वो पता चला कि एक सप्ताह में सूखे, पंखा चल रहा है फिर भी जल्दी नहीं सूखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, क्या मापा जा सकता है? देखिए रेडियोधर्मी प्रक्रिया से बेसिकली क्या, चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की 1953 में होने वाली मीन माटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। तो देखिए मीन माटा जो है वो किससे संबंधित है, तो पारा से। देखिए कहीं पारा जो है वो मरकरी के भी नाम से आपको मिलेगा, तो पारा या मरकरी दोनों होगा, ठीक। 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो हो सकते हैं, किन किन से लिए जाते हैं नमूने डीएनए के? तो देखिए रुधिर कोशिकाएं, हाँ इसका यूज हो सकता है, अस्थि कोशिकाएं इसका भी हो सकता है, बाल इसका भी हो सकता है, लार सलाइवा का भी हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 जो है ये चारों ऑप्शन सही होंगे, और यह जो है ऑप्शन है डी सही होगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? तो देखिए यह रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जब होता है तो उसमें मस्तिष्क में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, उसकी जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। अब देखिए तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें रोगी को बहुत तेज बुखार आता है, फिर उसे बेहोश भी हो जाता है, और कभी कभी तो जो ऐसा कंडीशन है बेहोश पता चला कि बेहोश हुए हुए निकल लिया, अपना रास्ता पकड़ लिया, ठीक। तो इसके लिए क्या लगाना चाहिए, तो मेनिंजाइटिस रोधी जो है वो टीका भी लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ओके टाइम तो ज़्यादा हो गया, अच्छा चलिए, सही कथन का उत्तर करना है। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए एथलीट फुट मतलब कि वो फाइलेरिया की बात की जा रही है, ठीक। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अब बताइए कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो देखिए यह जो है एथलीट फुट रोग है वो फंगस के कारण होता है, याद रखिएगा। 70, हृदय कब आराम करता है?
तो कब आराम करता है? तो देखिए अगर हृदय आराम करने लगेगा ना तो फिर तो काम हो गया। तो यह कभी आराम नहीं करता। हृदय, हार्ट बीट रुका, गेम ओवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। मतलब जो कौन प्रदूषक हैं वो सबसे ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण में रह सकते हैं, और उससे कौन सा प्रभाव होता है, शरीर के कौन से अंग को ये जो प्रदूषक है वो प्रभावित करते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसके लिए है? तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी जो है, श्वास लेने वाली जो तकलीफ है वो बढ़ा देगा अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा होगी तो। धूल कण, देखिए धूल कण से क्या होता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। और शीशा, लेड की बात हो रही है तो लेड से जो है लीवर संबंधी बीमारी हो जाती है। उस तरह डी का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सी का दूसरा हो जाएगा, बी का आपका तीसरा हो जाएगा, और ए का जो है वो चौथा हो जाएगा। तो उल्टे सीक्वेंस में हमको जाना है, तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? लोहा मतलब अच्छा नहीं, सीधे लोहा नहीं चबाना है हमें, इसमें लोहा सबसे आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो देखिए पालक जो है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। देखिए गर्भवती महिलाओं को पालक खाने की भी सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातन द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है? तो देखिए हाइड्राइट है। ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से ब्रेक करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है रडार का प्रयोग? तो देखिए इसका उपयोग जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए पता चलता है। राडार से पता चलता है कि कौन सा जहाज, कौन सा लड़ाकू विमान है जो एंट्री किया हुआ है। ठीक, तो किसके द्वारा है? तो ये रेडियो तरंगों के थ्रू यह। तो राडार क्या है, हमेशा रेडियो तरंगे भेजता रहता है। जो रेडियो तरंगे किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है तो इससे पता चलता है कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, किससे संबंध है ह्यूमन जीनोम का? सुपर मानव के समाज की स्थापना से, रंग पर आधारित नस्लों की पहचान से, मानव नस्लों के अनुवांशिक सुधारों में, मानव जीवन और उनके अनुक्रमों की पहचान व मानचित्रण से। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम का जो उपयोग है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान से होगा। देखिए इस सेट्स में क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं, ठीक, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन है? तो ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? देखिए पहली बात तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन लेयर तो है नहीं है, ये तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है। फिर भी चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। तो कौन सा वो गैस है? जल वाष्प जो है यह, वो ट्रोपोस्फियर में ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची दी गई है और उसके मापन के लिए यूज किया गया है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप क्या है, तो देखिए वो जो कान में डॉक्टर लोग आला लगाए होते हैं वो उसको बोला जाता है। तो उससे क्या सुनते हैं, तो हृदय की ध्वनि सुनते हैं। आगे का आप मैच करा लीजिए। नेक्स्ट है स्फिग्नो मैनोमीटर। तो ये किसके लिए होता है, तो देखिए ये जो बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, उसके लिए यूज होता है। कैरोटोमीटर किसके लिए, तो देखिए यह जो है सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। जब वो कहते हैं ना कि ये 22 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है, ठीक, तो उसी तरीके से कैरेट जो है, कैरेटोमीटर, वह सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। और लक्स मीटर, तो लक्स प्रकाश की तीव्रता, लक्स से नहाए तो देखिए लाइट आने लगा, ठीक, तो कितना लाइट मार रहा है कोई व्यक्ति, वो तीव्रता हम क्या कर लेंगे, माप सकते हैं इससे। लक्स साबुन से नहाया, प्रकाश आ रही, लाइट मार रहा है, ठीक, वो व्यक्ति, तो लक्स मीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। देखिए ये थोड़े थोड़े एक निमोन्स हैं जिसके थ्रू हम कोई कोई चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी चीज़ को याद करना है तो उसके लिए नेमोनिक्स का यूज कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें जो है हमेशा के लिए वो याद हो जाती हैं। तो हमारा 78 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने मैच करा लिया होगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स किसके लिए बनाए गए हैं, तो देखिए वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए जो है वो यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। अब एक बनाए पे कहाँ गए हैं, तो देखिए यूरो है, मतलब यूरोपीय देशों में है ये। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कारण क्या है, यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। तो आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे घना राज्य कौन है, अपना बिहार। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो, देखिए इस हिसाब से तो आंसर सी हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर जो है वो बी दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने से उसको मैनेज कर लीजिए कि क्या होगा। इसमें यही होगा कि ये सही है और आर गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए जो सघन सबसे राज्य है वो कौन सा है, तो हमारा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे, तो मंडल आयोग का गठन किसने किया था, तो देखिए मंडल आयोग का जो है वो गठन वो मोरारजी देसाई ने किया था। देखिए आयोग जो है वो बेसिकली वो किसके लिए, तो आरक्षण से संबंधित था मंडल आयोग, और इसका गठन किसने किया था, मोरारजी देसाई ने। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए थे, कौन थे भाई ये, तो सी डी देशमुख। 82 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सी डी देशमुख। अब देखिए इसके साथ अगर अगर आपके लिए अगर मनमोहन सिंह का भी नाम होता तो आप उन्हें भी टिक कर सकते थे, ठीक, तो मनमोहन सिंह जो थे वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और बाद में वित्त मंत्री भी हुए, फिर उसके बाद देखिए वो प्रधानमंत्री भी हुए हमारे देश के। नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित है, कहाँ पे स्थित होगा, तो देखिए ये उत्तराखंड में नहीं है, देहरादून में नहीं है, यह कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यह दार्जिलिंग में स्थित है। और दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग।
नेक्स्ट है HAL, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। उत्पादन संबंधित है, किससे, किसका उत्पादन करता है? तो देखिए हाल जो है वो वायुयानों का उत्पादन करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी? तो देखिए जैविक खेती। जैविक खेती बेसिकली है क्या कि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो रासायनिक उर्वरक हैं उसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, और जो कंपोस्ट खाद होती है और नीम का छिड़काव करके फसलों को सुरक्षित रखेंगे। यह जो खेती है, इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है? जैविक खेती। इस तरह की खेती से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो 85 क्वेश्चन है वो जीएस के यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और आगे जो मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के है, आप उसे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि विद इन 1-2 डेज ये सारे जो इसके पीडीएफ्स हैं मैं उसको आपके चैनल पे अपलोड कर लूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए पढ़ाई के साथ आप इसका रिवीजन जरूर करिए, अन्यथा पढ़ने से, केवल एक बार पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने जो भी टाइम आज दिया है, अगर आप उसका रिवीजन कर लेते हैं तो टाइम आपके लिए उपयोगी है, अन्यथा ये जो टाइम आपने बैठ के सॉल्व किया है वो बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है आपके लिए। तो कम से कम 1 से 2 बार इसका रिवीजन जरूर करिए। अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।